हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 17 से आगे के सवालों को करेंगे। सवाल बहुत ही इजी है। देखने में ये सवाल हमें काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन करने में उतना ही इजी है। आइए हम एक एक लाइन को पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं और इसे करते जाते हैं। इन्होंने कहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का एक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है ना। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। वहीं कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12वीं तक जाएगा, अर्थात हमें 12वीं तक ऐसा करना है। ठीक है ना। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। बच्चों ये लाइन जरा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे चित्र भी बना दिया है। हर कक्षा के कितने कितने अनुभाग है? 3-3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरह से 3 अनुभाग है। तो स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। देखो हम इस चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि कक्षा 1 का जो बच्चा है वो 1 पेड़ लगाएगा, और इस तरह से कक्षा 1 में कितने अनुभाग है? 3 सेक्शन है। इसका मतलब यह है कि पहला अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा भी 1 लगाएगा, तीसरा भी 1 लगाएगा, अर्थात पेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। कक्षा 1 का जो बच्चा है वो 3 पेड़ लगा रहा है, तो क्या आ गया हमारे पास? मल्टीप्लाई 3 आ गया। ठीक उसी तरह देखो कक्षा 2 का, क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है कि कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, अर्थात पहला अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, दूसरा अनुभाग भी 2 पेड़ लगाएगा और तीसरा अनुभाग भी 2 पेड़ लगाएगा। अर्थात कक्षा दूसरी का कितने अनुभाग है? 1, 2, 3, अर्थात मल्टीप्लाई 3 कर दो। 3 3 3 दूनी 6 हो गया। अर्थात कक्षा दूसरी के तीनों अनुभाग मिला के 6 पेड़ लगाएंगे। आगे देखिए, अब ये बोल रहा है तीसरी, तो तीसरी में भी वही है। तीसरी क्लास का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और इस तरह कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो ये हो गया 3 × 3 अर्थात 9। तो बड़ी आसानी से मैं यहाँ निकाल लूंगा। और ऐसा कहाँ तक जाएगा? ऐसा जाएगा कक्षा 12वीं तक। कहाँ तक? कक्षा 12वीं, अर्थात 12 पदों तक ये जाएगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि कक्षा 1 से लगा के 12 तक लगाए गए पेड़ों की संख्या की सूची हमारे सामने आ जाएगी। तो लिख लेते हैं हम, कक्षा 1 से 12वीं तक लगाए गए पेड़ों की सूची। तो बच्चों यहां पर सूची क्या होगी? जैसे फर्स्ट क्लास का है तो क्या लगा रहा है? 1 × 3, उसी तरह से 2 × 3 और 3 × 3, और ये कहाँ तक जाएगा? 12 पदों तक, क्योंकि मुझे 12वीं तक निकालना है, अर्थात 12 पदों तक जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 3 3 3 दूनी 6 और 3 3 9 और डैश 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 12 पदों तक। तो इस तरह से मैंने एक एपी तैयार कर ली है। अब मुझे 12 पदों तक का योग निकालना है, जो बहुत ही आसान है। देखिए इन्होंने क्या क्या दिया। एक तो मुझे ए दिया है 3, उसके बाद अगर डी की बात करें तो सेकंड पद में से पहले पद को घटा दीजिए तो 3 आएगा, और मुझे एन दिया है 12 पदों तक, तो ये 12 आ गया। इसका मतलब है एस 12 अब की बार हमें ज्ञात करना है, क्योंकि 12 पदों तक का योग निकालना है। देखिए एस एन का फार्मूला लगा दीजिए। तो एस एन बराबर हो गया n/2 2a + n-1d। अब यहाँ पर n का मान कितना है हमारे पास? 12 है, तो यहाँ 12 लिख लीजिए। 12/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना है? 3 प्लस n का मान है 12 - 1 और d का मान है 3। चलो ये तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो ये दोनों कट रहे हैं, काट लीजिए। तो ये कट गया 2 × 12 ब्रैकेट में 3 × 3 3 दूनी 6 और प्लस 12 में से 1 जाएगा तो बचेगा 11 × 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 ब्रैकेट में 6 + 11 33, 33 में 6 को जोड़ दीजिए तो आएगा 39, और 39 में 6 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 234।
तो मैं कह सकता हूं यहाँ की कक्षा 1 से लगा के 12वीं तक लगाए गए पेड़ों की संख्या 234 है। और बच्चों यही हमारा आंसर है। सवाल पढ़ने में काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर चार्ट को हमने समझ लिया है तो इस चार्ट से हम बड़ी आसानी से एफपी को तैयार कर लेंगे। और एफपी अगर तैयार हो गई है तो फिर मुझे एस एन का फार्मूला लगाकर इसे 12 पदों तक का योग निकाल लेना है, बड़ी आसानी से सवाल हो जाएगा। आइए इसी तरह अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 18 को। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 18 भी देखने में हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन करने में उतना इजी है। इसकी छोटी छोटी टिप्स है जो हम समझ लेंगे तो हम सवाल बहुत आसानी से कर लेंगे। देखो क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिला बनाया गया, जैसा हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। तो यहां पर अर्धवृत्त वाला एक सर्पिला इन्होंने लगातार बनाया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिले की कुल लंबाई हमें याद करना है। तो हमें ध्यान देना है कि ऐसे 13 अर्धवृत्त बने। कितने अर्धवृत्त? 13 अर्धवृत्त। और इन 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिले की हमें कुल लंबाई ज्ञात करना, अर्थात यहां से यहां तक जो 13 सर्पिले आकृति बनेगी उसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है। आसान है सवाल। यहां पर हमें समझना है कि इन अर्धवृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो इन्होंने क्या दे रखी है। तो इन्होंने दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इनकी त्रिज्याएं दी है। और इस तरह से 13 सर्पिले आकार है। अब इसका हमें लंबाई फाइंड करना है। चलिए तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि इन्होंने L1, L2, L3 और L4 ये कहाँ तक दिए? इन्होंने 13 पदों तक दिए। L1, L2, L3, L4 ये हमें दिया है इन्होंने L13 क्रमागत अर्धवृत्त, अर्थात L13 तक दिया है इन्होंने। ठीक है ना। अब यहां पर हम देखें कि इन अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं इन्होंने क्या दी है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्याएं अगर L1 की बात करें तो L1 की है 0.5, ओके। फिर अगली दी है 1.0, फिर अगली दी है इन्होंने 1.5 और उसी तरह से 2.0 डैश डैश डैश। और इस तरह से हम कहां तक जाएंगे? 13 पदों तक। ठीक, ये भी समझ में आया। अब यहां पर देखिए, चूंकि ये सर्पिला कैसा है? अर्धवृत्त है। इसका मतलब है मुझे अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र लगाना होगा। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र याद कर लो। अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई आर। अब चूंकि आर तो है हमारे पास, अब हमें पाई के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से एक एपी प्राप्त हो जाएगी, अर्थात 0.5 पाई और 1.0 पाई और 1.5 पाई और उसी तरह से 2.0 पाई और डैश 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 कहाँ तक जाएगा? ये 13 पदों तक। तो इस तरह से हमें एक सूची प्राप्त हो गई। अब इस सूची से मुझे 13 पदों तक का योग निकालना है, जो बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। देखिए ए का मान क्या है? 0.5 पाई। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालिए। सेकंड पद में से पहले पद को घटा दीजिए। तो 1.0 पाई में से सेकंड पद को घटा दो, 0.5 पाई। और इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा? 0.5 पाई। ये हमारा कॉमन डिफरेंस अर्थात डी आ गया। इसे अंडरलाइन कर लो, भी काम देगा। अब कितने पदों तक? तो 13 पदों तक। तो n का मान हो गया 13 और s 13 हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा तुम्हें आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एस एन का फार्मूला लगा देना है। चलो एस एन का फार्मूला लगाए हम। तो एस एन बराबर है n/2 2a + n-1 d। ओके, जहां पर जिसकी वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। n का मान क्या है आपके पास? 13, तो 13 लिख लीजिए। तो 13/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई, a का मान आपने क्या निकाला? 0.5 पाई प्लस n का मान है 13 - 1 और d का मान हमने निकाला है 0.5 पाई। तो ये तो हमने फार्मूले से इसको जमा दिया। अब यहां से हम देखिए ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? मैं यहां पे करवा देता हूं इसको। तो ब्रैकेट सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास में 13/2 ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0
और 13 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 12 मल्टीप्लाई 0.5 पाई। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो तो 13/2 ब्रैकेट में 1.0 प्लस 12 पंजे 60 अर्थात ये हो गया 6 पाई। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 7 पाई। अब देखिए यहां पर हम रख देते हैं पाई का मान, क्योंकि हमें मालूम है कि पाई बराबर होता है 22/7, तो मैं पाई का मान रख देता हूं यहां पर। तो 13/2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 22/7, 7 से 7 काट दीजिए और 2 से ये कट जाएगा 11 बार, और 11 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 143। तो इस तरह मैं कह सकता हूं कि वृत्त की कुल लंबाई कितनी आ गई, 143 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों सवाल कोई टफ नहीं है, सिर्फ चीज़ों को पढ़ लेना है, यहाँ पर हमें जमा देना है और इसमें S13 का मान लगाकर, योग लगाकर हम इसको बड़ी आसानी सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी तरह अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 19 को। तो बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 19 देखने में आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन करने में उतना ही ईजी है। आइए देखो हम पढ़ते जाते हैं और सवाल को करते जाते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास में टोटल 200 लट्ठों की ढेरी है और इन 200 लट्ठों की ढेरी को इस रूप में रखना है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में तो 20 लट्ठे आ जाए, अर्थात सबसे नीचे की जो पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हो, उसकी अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हो और अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हो, और इस तरह से पंक्ति को हम ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे। आगे बोल रहा है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जा सकते हैं, अर्थात जो 200 लट्ठे हैं उन्हें हम कितनी पंक्तियों में रखेंगे। अर्थात एक तो हमें n फाइंड करना है क्योंकि पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है, अर्थात n हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, तथा सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, अर्थात जो सबसे ऊपर की पंक्ति में हम रखेंगे an, इसमें मुझे लट्ठों की संख्या बताना है, अर्थात an फाइंड करना है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि मुझे n और an निकालना है, लेकिन कैसे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर टोटल लट्ठे इन्होंने 200 दिए हैं और इन 200 लट्ठों को वो सबसे निचली पंक्ति में 200 लट्ठे रख रहा है। मैं यहाँ पर पंक्तियों में रखे गए लट्ठों की संख्या लिख लेता हूं। तो मैं यहाँ पंक्तियों में रखे गए लट्ठों की संख्या या सूची को पहले बना लेता हूं। तो सबसे निचली पंक्ति में इन्होंने कितने लट्ठे रखे हैं, 20, चलो 20 हो गया। दूसरी में 19, ठीक है। तीसरी में 18, ओके। और इस तरह से ये an सबसे ऊपर की जो पंक्ति होगी वहां पर an लट्ठे रखेंगे, ये मुझे निकालना है, इसलिए मैंने an लिख लिया यहाँ पर। और टोटल लट्ठे कितने हैं हमारे पास, 200 है। तो अब यहां से देखिए हम a और d बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ प्रथम पद निकाल लेता हूँ a, तो a बराबर हो गया 20। उसी तरह अब d निकाल लो, तो d हो जाएगा 19 माइनस 20 बराबर -1। आसान था। अब देखिए टोटल लट्ठे कितने हैं, 200, इसका मतलब ये हो गया Sn। तो Sn बराबर हो गया 200। और अब मुझे ज्ञात क्या करना है, तो मुझे ज्ञात करना है एक तो n का मान और एक an का मान, ये हमें ज्ञात करना है। तो आप इसको जरूर अंडरलाइन रखें, जो हमें ज्ञात करना है हमें पता होना चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा, तो Sn से तो मैं n बाहर कर लूंगा, जैसे ही n बाहर आएगा वहां an का फार्मूला लगा के हम an को बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लगा लेते हैं Sn का फार्मूला। तो Sn बराबर है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, Sn कितना है, टोटल लट्ठे 200 है, 200 लिख लीजिए। n का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई a का मान 20 है, ठीक। ब्रैकेट में n का मान कितना है हमारे पास, ज्ञात करना है -1, और d का मान निकाला है हमने -1 और ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात ये हो गया 200 मल्टीप्लाई 2 बराबर n, ब्रैकेट में 2 2 2 दूनी 4 अर्थात 40 हो गया, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा n और माइनस माइनस हो जाएगा +1। ये तो हमने सॉल्व कर दिया। 2 2 2 दूनी 4 अर्थात 400 बराबर n, ब्रैकेट में 40 और 1 हो जाएंगे 41 माइनस n, इन दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 400 बराबर 41n और प्लस माइनस n स्क्वायर। तो ये तो हमने यहाँ पर मान निकाली। अब देखिए
इन दोनों का पक्षांतरण हम इधर कर दे, क्योंकि ये ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक करने के लिए हम दोनों को इधर ले आएंगे। जब इन दोनों को इधर लाएंगे तो ये माइनस से इधर आके काई में हो जाएगा, प्लस में एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये प्लस से इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये तो ऑलरेडी 400 हमारा प्लस में है ही सही, बराबर 0। अब हमें सिंपल करना क्या है, ये द्विघात समीकरण बन गई। अगर द्विघात समीकरण है तो हमने पहले सवालों को हल किया है, अर्थात अब 400 के ऐसे फैक्टर करो कि जिसका जोड़ या घटाओ बीच का अंक अर्थात 41 आ जाए। तो 400 के फैक्टर होंगे 25 गुणित 16, तो 25 16 हो जाएंगे 400, जिसको जोड़ने पर तो हमारे पास में 41 आता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 400। चलो फैक्टर भी हो गया, तो एन स्क्वायर माइनस एन, लेकिन 41 की जगह लिखेंगे हम 25 प्लस 16 प्लस 400 बराबर 0। ओके, अब यहां से ब्रैकेट सोल्व कर लीजिए, एन स्क्वायर माइनस 25n और माइनस प्लस माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। अब इन दोनों और इन दोनों में से निकालो कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन जा रहा है n, तो क्या बच गया n माइनस 25, और माइनस को कॉमन निकालोगे तो यहाँ का निशान बदल जाएगा और 16 कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा n माइनस 25। 16 जब इसको डिवाइड करेगा 25 बार, अब इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0 ले लेंगे हम, तो n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर 0। तो देखिए n माइनस 25 बराबर हो गया 0, तो n बराबर होगा 25, वो भी धनात्मक संभव है। आगे देखिए, तो n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा 16, ये भी संभव है क्योंकि दोनों ही मान यहाँ धनात्मक है। लेकिन यहां पर देखने की बात है कि ये वाला जो मान रहेगा हमारा 25, ये रहेगा हमारा असंभव। लेकिन असंभव क्यों, ये मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये असंभव क्यों रहेगा। तो अभी तो हम मान लेते हैं कि संभव मान हमारा क्या है 16, इसका मैं बताऊंगा आगे आपको कि यह असंभव क्यों रहने वाला है। आइए, n का मान तो हमने निकाल लिया है, क्या निकाल लिया 16। अब मुझे निकालना है कि ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो इसे निकालने के लिए मैं इस सवाल को यहां कर रहा हूं, अर्थात हमें ए एन का फार्मूला लगा लेना है। तो ए एन का फार्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये एन का फार्मूला है। अब हमारे पास में एन का मान दिया है, ए का मान और डी का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं। ए का मान हमने कितना निकाल लिया था 20, ओके, प्लस एन अभी हमने निकाला 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 और डी का मान है माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस, तो ये हुआ 20 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो बचेगा 15 मल्टीप्लाई माइनस 1, इन दोनों का कर दे मल्टीप्लाई, तो 20 प्लस माइनस माइनस 15 और दोनों आपस में घटेंगे तो आ जाएगा 5। तो मैं कह सकता हूं कि ऊपर की पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी हुई 5। अब देखिए हम ये असंभव क्यों था, अगर मैं 25 का मान अगर यहां रखता हूं n की जगह पर, तो यहां पर दोनों को घटाने पे कितना आता है 24, और 24 का जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां माइनस 24 आ जाता है, और माइनस 24 में से अगर 20 को घटाओगे तो लट्ठों की संख्या माइनस में आ जाएगी। तो कभी भी लट्ठों की संख्या जब दे रखी है तो लट्ठों की संख्या माइनस में नहीं आ सकती, अतः n का मान यहाँ फार्मूले में रखने पर हमारा जो लट्ठों की संख्या वो माइनस में आ रही है, इसलिए ये रहेगा असंभव, इसलिए हमने इसको असंभव माना। आइए, तो ये तो हो गई लट्ठों की संख्या और ये हो गई हमारे पास में पंक्तियों की संख्या। तो इस तरह से हमने आंसर लिख लिया कि पंक्तियों की कुल संख्या 16 है और ऊपर की पंक्तियों में कुल लट्ठे 5 है, और इस तरह से हमने बड़ी आसानी से सवाल को सॉल्व कर लिया। बस 1 या 2 बार इस पर प्रैक्टिस कर लेना, आराम से आपको सवाल आ जाएगा। आइए अब हम करते हैं लास्ट प्रश्न नंबर 20, जो इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है और ये लेसन का भी लास्ट सवाल है। तो जो बोर्ड पर आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, तो इन्होंने लिखा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलुओं को उठाता है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में रखता है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ता है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में रखता है, और वह ऐसा तब तक करता रहता है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगिता को कुल कितनी दूरी की दौड़ लगानी पड़ेगी। अर्थात सवाल बहुत ही इजी है,
कुछ लाइनें तो मैंने यहाँ पर लिख दी है, बाकी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों प्रश्न में सीधा सा इन्होंने कहा है कि ये आलू की हमारे पास एक बाल्टी है और यहाँ पर पहले आलू से दूरी 5 मीटर की है और उसके बाद में पर आलू 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं और ऐसे 10 ढेरियां बनी हुई है, अर्थात 10 पदों तक है। तो वो क्या कर रही है कि एक आलू उठा रही है, वापस आ रही है, बाल्टी में रख रही है, फिर जा रही है, फिर यहाँ से एक आलू उठा रही है, फिर दौड़ते हुए जा रही है और फिर रख रही है और इस तरह से वो बार बार ऐसी दौड़ लगा रही है। तो उसे कितनी दूरी चलना पड़ेगी ये हमें बताना है। तो आसान है, देखो जब वो पहला आलू उठाने जाएगी तो 5 मीटर चलेगी और 5 मीटर वापस आएगी और रखने के लिए जाएगी। तो ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि पहले आलू को उठाने और बाल्टी तक तय दूरी करने के लिए उसे 5 मीटर जाना है, 5 मीटर आना है, मतलब 2 दौड़ हो गई, अर्थात 10 मीटर चलेगी वो पहली दौड़। फिर दूसरी, उसी तरह दूसरे आलू को उठाने में बाल्टी में तय की गई दूरी, तो देखो 5 मीटर तो वो जा रही है, उसके बाद 3 मीटर और जा रही है, तो 5 + 3 हो गया, अर्थात 8 हो गया, और वापस वो 8 मीटर आ रही है, मतलब मल्टीप्लाई 2 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से 16 मीटर हो गया। और इसी तरह तीसरी दौड़ लगाने के लिए वो कितनी दूरी तय करेगी, तो 5 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर 3 मीटर गए और फिर 3 मीटर गई और वापस वो 3 मीटर आई, मतलब 2 दौड़ हो गई। इन सबको जोड़ने पे आएगा 11 और 11 का 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 22। तो इस तरह से हमें एक सूची प्राप्त हो जाएगी और ये 10 पदों तक हमें निकालना है, अर्थात 10 पदों का योग हमें निकालना है। तो आइए, प्राप्त सूची क्या हुई हमारे पास, तो प्राप्त सूची हो जाएगी 10, 16 और 22 10 पदों तक। तो ये 10 पदों तक का योग हमें निकालना है। आइए, क्या क्या इन्होंने दिया हम लिख लेते हैं। तो a का मान तो हो गया 10 और d का मान हो गया सेकंड पद में से पहले पद को घटा दो, अर्थात 6। वहीं पर अगर बात करें तो n हो गया हमारे पास 10। अब SN का फार्मूला लगा दो क्योंकि सारे मान दिए हुए हैं। 10 पदों का योग निकालना है तो n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। अब S 10 है तो ये लिखा S10 बराबर है 10/2 ब्रैकेट में 2 × a का मान 10 है प्लस n 10-1 है और d का मान निकाला हमने 6। सॉल्व कर दीजिए, दोनों कट रहे हैं, काट लीजिए। तो ये कटेगा 5 बार ब्रैकेट में 10 × 10 दूना हो गया 20 प्लस ये दोनों घटेंगे तो 9 × 6। इनको सॉल्व कर लीजिए तो ये होगा 5 ब्रैकेट में 20 और 9 और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 नमाकी हो गए 54। ठीक, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 74 और 74 में 5 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 370 मीटर। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि उसे टोटल दौड़ कितनी लगाना होगी, 370 मीटर की दौड़ लगाना होगी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतियोगिता द्वारा कुल 270 मीटर की दौड़ लगाना होगी। और इस तरह बच्चों हमने इसके सभी सवालों को कर लिए, 20 के 20 सवालों को कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन 6 को करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारे थ्योरमों को सीखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन 6 में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.